नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस्ट। दिल्ली में कोरोना से हाल बेहाल है और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देने का केजरीवाल सरकार के दावे का दम निकल गया है। संक्रमण के बढ़ते मामले और लगातार खराब होती स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस दौरान दिल्ली के हालात पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने पूछा कि जब कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो फिर टेस्टिंग कम क्यों कर दी गई है। मुंबई और चेन्नई जैसे शहर जहां कोरोना की जांच का दायरा बढ़ा है, तो वहीं दिल्ली में ये कम होता जा रहा है। सर्वोच्च अदालत ने अस्पतालों में शवों के रखरखाव को लेकर भी केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से शवों का रखरखाव किया जा रहा है वो काफी दुख देने वाला है। दिल्ली सरकार की व्यवस्थाओं पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर लाशें कचरे में ढेर में मिल रही है तो इसका मतलब है कि इंसान के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज और शवों के अंतिम संस्कार के तरीकों पर सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में शवों की किसी को परवाह नहीं है, न तो परिजन को जानकारी दी जा रही है और न ही उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल किया जा रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? शीर्ष अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि अगर लाशें कचरे के ढेर में मिल रही है तो इसका मतलब है इंसान के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों, दिल्ली सरकार और राजधानी के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल को मामले में जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिव को भी मरीजों के लिए बनाई गई प्रबंधन व्यवस्था की स्थिति देखने और इस पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दिल्ली की स्थिति भयावह है। कुछ प्रश्न भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार से पूछा है। उन्होंने कहा है जब एक तरह से रफ्तार के साथ कोविड आगे बढ़ रहा है, इस परिस्थिति में टेस्टिंग को कम करने की आवश्यकता क्या थी? इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन उसके लिए जो आईसीएमआर की गाइडलाइन की एक बाध्यता है, मुझे लगता है उसको खत्म करना चाहिए। जो देश की राजधानी है, हर व्यक्ति की नज़र इसके ऊपर रहती है। वहाँ पर इस तरह की हालत होगी, कोई समन्वय कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और लगातार खराब होती स्थिति पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस दौरान दिल्ली के हालात पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि टेस्टिंग अब 7,000 से कम होकर सिर्फ 5,000 क्यों हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपने टेस्टिंग क्यों घटा दी, जबकि मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों ने टेस्टिंग बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब देश में कोरोना वायरस के मामले रोज 10,000 जा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि टेस्टिंग क्यों घटा दी गई। दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने के लिए क्या किया, ये बताना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लगातार दिल्ली में कोरोना से हाल बेहाल है। विश्व स्तरीय सेवाएं जो देने का दावा केजरीवाल सरकार कर रही थी, उसका दम निकल रहा है। संक्रमण के बढ़ते मामले और लगातार खराब होती स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान दिल्ली के हालात पर चिंता भी व्यक्त की और कोर्ट ने ये भी पूछा कि जब कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो फिर टेस्टिंग कम क्यों कर दी गई है। मुंबई और चेन्नई जैसे शहर जहां कोरोना की जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में लगातार टेस्टिंग कम हो रही है। अगर टेस्टिंग कम होगी तो मरीजों का आंकड़ा सही तरीके से सामने नहीं आ पाएगा, जो एक बड़ा विषय है। और वहीं दिल्ली में ये जिस तरह से ये कम हो रहा है, सर्वोच्च अदालत ने ये भी कहा है कि शवों के रखरखाव को लेकर भी केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से शवों का रखरखाव किया जा रहा है वो काफ़ी दुख देने वाला है और सरकार की व्यवस्थाओं पर भी तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लाश कचरे के ढेर में मिल रही है तो इसका मतलब है कि इंसान के साथ भी जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। और जब कोरोना जैसी महामारी जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है, दिल्ली में लगातार केस बढ़ रहे हैं और देश में लगातार केस बढ़ रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 11,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई है और नोटिस भेजा है उनको, और कोरोना से हाल जिस तरह से दिल्ली का बेहाल है उस पर भी तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है कि जब कोरोना के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं उस समय दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग कम क्यों कर दी है, जहां महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य जहां सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं
वहाँ पर भी टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, तो फिर दिल्ली में क्यों टेस्टिंग कम कर दी है? क्या कारण है दिल्ली में टेस्टिंग कम करने का? दिल्ली में भी अगर हम बात करें कोरोना की तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और हाल बेहाल है। केजरीवाल सरकार लगातार दावे करती आई है कि विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं हैं हम, और केजरीवाल सरकार ये भी कहती है कि पूरी तरह से दिल्ली तैयार है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है उसके बाद दिल्ली सरकार पर सवाल उठते हैं और बढ़ते संक्रमण मामले और लगातार खराब होती स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान दिल्ली के हालात पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने पूछा कि जब कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो फिर टेस्टिंग कम क्यों कर दी गई है? मुंबई और चेन्नई जैसे शहर जहां कोरोना की जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में ये कम होता जा रहा है और लगातार सुप्रीम कोर्ट अस्पतालों में शवों को रखरखाव को लेकर भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रहे हैं और फटकार लगा रहे हैं। और इसी को लेकर हमारी आज की चर्चा है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहमानों का परिचय मैं आपके साथ करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर विनय अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। आप पूर्व अध्यक्ष हैं IMA के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर ML भट्ट जुड़ चुके हैं, आप कुलपति है KGMU से, लखनऊ से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ चुके हैं, आप कैंसर विशेषज्ञ हैं, आप फोर्टिस अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा जुड़ चुके हैं, आप रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट हैं, यशोदा अस्पताल से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर ML भट्ट सर आपसे है, जिस तरह से लगातार टेस्टिंग कम होती जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये कह दिया है दिल्ली के लिए कि टेस्टिंग को बढ़ाना है, क्योंकि लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो जो छुपे हुए मामले हैं जिनका अभी तक पता नहीं है उसके बारे में पता नहीं चल पाएगा। जी, टेस्टिंग की आवश्यकता बढ़ाने की ध्यान को रखते हुए ICMR ने पूरे देश में 16 संस्थानों को मेंटर इंस्टीट्यूशन बनाया है। उसमें उत्तर प्रदेश के लिए किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को मेंटर इंस्टीट्यूशन बना के जिसकी देखरेख में नई लैब्स को ट्रेनिंग देना और वहां पर टेस्टिंग की फैसिलिटी को प्रारंभ करना, और KGMU में रीजनल डिपो भी बनाया गया है जिसके माध्यम से टेस्ट किट्स निःशुल्क सप्लाई की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत ही अच्छी है कि यहाँ पर प्रतिदिन 15,000 के आसपास टेस्ट किए जा रहे हैं इन लैब्स में, जो करीब 33 लैब्स टेस्टिंग कर रही हैं। और सभी जिला अस्पतालों में अब TrueNet मशीन दे दी गई है, तो जिला अस्पताल भी अपने स्तर पर इसकी जांच कर सकते हैं। जितना प्रिवेलेंस है मरीजों की उत्तर प्रदेश में, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में पर्याप्त टेस्टिंग हो रही है। और ये टारगेट था कि 31 मई तक 10,000, 15 जून तक करीब 15,000 और जून के अंत तक 20,000 टेस्ट करने की आवश्यकता को तैयारी लेके चला जा रहा था। उस रास्ते पर हम लोग निरंतर अग्रसर हैं और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में अगर आवश्यकता और बढ़ी तो इसको टेस्ट करने के लिए कैपेसिटी बिल्डअप हो जाएगी, क्योंकि कोबास की मशीन 2 मशीन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से खरीदा गया है, एक KGMU और एक SGPGI के लिए। एक कोबास मशीन पे 1200 टेस्ट एक बार में रन किए जा सकते हैं। यदि 2 रन भी कराए गए तो करीब 5,000 अतिरिक्त इन 2 कोबास मशीन पे होगा। तो टेस्टिंग की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त तैयारी की गई है, पर्याप्त TrueNet मशीनें भी खरीदी गई हैं, RT-PCR के भी सेंटर स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। और ICMR की देखरेख में प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में ये टेस्टिंग फैसिलिटी प्रारंभ की जा रही है और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर विनय अग्रवाल जी आपसे है। टेस्टिंग को लेकर बात हो रही है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि टेस्टिंग किट बहुत कम है। कैसे सर किया जाएगा कि टेस्टिंग जल्द से जल्द हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो? देखिए, बीमारी का पता तो तभी लगेगा जब टेस्टिंग होगी जी। मैं हर बार आपके चैनल पे कई बार बोल चुका हूँ कि टेस्टिंग एक बड़ा अहम मुद्दा है इस पूरे के पूरे प्रकरण में। अगर हमें इस बीमारी को रोकना है और इस बीमारी से बचना है तो हमें कम से कम ये पता लगाना होगा कि कौन लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और किन लोगों में ये संक्रमण नहीं है जी। अनफॉर्चुनेट है कि दिल्ली सरकार ने सडनली पिछले कल तो सुप्रीम कोर्ट जी का जो जजमेंट आया उससे पहले उन्होंने सडनली ये इंस्ट्रक्शंस दी, कुछ प्रोमिनेंट लैब्स को बैन कर दिया और साथ में ये इंस्ट्रक्शंस दी जो इंस्ट्रक्शंस ICMR गाइडलाइन से भी परे थी कि आपको टेस्टिंग उसी पेशेंट की करनी है जो कि सिम्प्टोमेटिक है और हॉस्पिटल में एडमिटेड है। जी।
ना अगर किसी को टेस्ट कराना है तो उसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा और एडमिट होके वो करेगा। साथ में ये भी कहा गया जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है टेस्ट कराने की जब तक वो सिम्टोमेटिक ना हो। ना इस तरीके के जो आदेश आए उससे बड़ा आपने यही देखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया कि जो केसेज हम 8 और 10 हजार पर डे कर रहे थे वो सडनली 5 और 6 हजार पे आ गए। ना एक तरफ तो नंबर बढ़ रहे हैं बीमार लोगों के, दूसरी तरफ टेस्टिंग कम हो रहा है, ये एक आपस में विरोधाभास है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एंड सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस को हर सरकार, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या बाकी सरकारें हो, उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी। और मुझे लगता है कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो दिल्ली की सरकार है, चाहे वो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, ये समय कन्फ्रंटेशन का नहीं है, ये समय छिपाने का नहीं है, ये समय मिलजुल कर आपस में इस बीमारी से लड़ने का है। तो अगर हम एसओपीज ठीक बनाएंगे, उन एसओपीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेंगे, तो मुझे लगता है तभी हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर भार्गव जी आपसे है, एसिम्टोमेटिक जो मरीज हैं उनकी टेस्टिंग नहीं होती है, लेकिन सर क्या ये थोड़ा मैटर सीरियस नहीं हो जाएगा अगर एसिम्टोमेटिक मरीज की टेस्टिंग नहीं होगी तो, क्योंकि उनसे भी तो फैल सकता है लोगों को। बिल्कुल दिशा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। अब अपने को थोड़ा सा समय देंगे तो आप समझिए बात को। आज की पर्यावेश में जब हम आईसीएमआर माने या ना माने कि हमारा कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं है, हमारे को टेस्टिंग सबके लिए खोल देनी चाहिए। आज की तारीख में अगर हम गुजरात का एग्जांपल लेते हैं जहां पे उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में एडमिटेड लोगों का ही टेस्टिंग होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, दिल्ली सरकार ने इसलिए कम कर दिया क्योंकि सबसे बड़ी बात आईसीएमआर की गाइडलाइंस आज भी ऑन इंटरनेट है जो बोलती है कि एसिम्प्टोमेटिक को टेस्ट मत करो। एसिम्प्टोमेटिक को टेस्ट नहीं करेंगे मतलब मेरे घर में मेरी वाइफ है, मेरी माँ है, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो वो तो एसिम्प्टोमेटिक है, उनकी जांच करना है या नहीं करना है, इसकी क्लैरिफिकेशन। तो आज की तारीख में क्लियर कट कम्युनिकेशन, डॉक्टर बेटा अग्रवाल ने बोला, क्लियर स्पष्ट शब्दों में कम्युनिकेशन होना चाहिए कि किसका टेस्ट करना है, किसका टेस्ट करना। ये स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल है आईसीएमआर कंफ्यूजन के लिए, जिसकी वजह से टेस्टिंग नहीं कर पाती। दूसरी चीज, जब भी कोई भी एपिडेमियोलॉजी है जो रिसर्च में या शोध करता है, उसको नंबर्स बेस पता होना चाहिए। इससे बेसिस है कि 15 दिन में क्या होगा, 1 महीने में क्या होगा। आज हमारे पास अगर नंबर ही नहीं है तो मुझे कैसे हो पता चलेगा मेरा R0 क्या है और मेरा डब्ल्यू टाइम क्या है। तीसरी चीज, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, अगर हम विश्व में देखें, हिंदुस्तान में पिछले 70 दिनों में हमने मार्च 24 को लॉकडाउन किया था और आज हम जून में पहुंच गए हैं। 2.5 महीने बाद भी हमारे 1.5 लाख टेस्टिंग हो रही है। ये एक विषय इस बात का जरूर है कि चलो 0 से 1.5 लाख कर दी, क्या आपको नहीं लगता कि जिस हिसाब से नंबर बढ़ रहे हैं वहां पे 5 लाख टेस्टिंग होनी चाहिए। 30 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी में 15,000 टेस्ट अगर होते हैं, अब मुझे बताइए कैसे पता चलेगा कि कितना फैल गया और कौन कौन सी जगह पे फैल गया। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर्स को, टेस्टिंग के नंबर्स को अब बढ़ाना सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे को अपने प्रोजेक्शन से पता चलेगा कि आने वाले समय में हमारा क्या हालत है। तो इसलिए नंबर्स को बढ़ाना, टेस्टिंग के नंबर्स को, पहले हम कहते थे जब लॉकडाउन था कि टेस्टिंग मत करिए, बट अब समय ऐसा आ चुका है जब हम समृद्ध है, जब हमारे पास किट्स है, हमारे पास लैब है, सरकार ने 0 से 609 लैब बना दी, बहुत अच्छी बात है। अब उन टेस्टिंग को हमारे को एक्सपोनेंशियली बढ़ाना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और दूसरा पहलू, आईसीएमआर की गाइडलाइंस को लिबरली छोड़ देना चाहिए। आज दिशा जी को लगता है कि मुझे टेस्ट कराना है, टेस्ट कराइए। क्या आप HIV के लिए प्रिस्क्रिप्शन मांगते हो क्या? क्या आप HIV के लिए आईसीएमआर की गाइडलाइन फॉलो करते हो क्या? क्यों? छोड़ दीजिए, जिसके पास पैसा है वो टेस्ट कराएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो सरकारी में जाके टेस्ट कराएगा। क्या परेशानी है? आत्मनिर्भर आपने सिस्टम स्टार्ट किया है, उसके अंतर्गत आपकी जो लैब्स हैं वो नंबर ऑफ किट बनाना स्टार्ट कर देंगी। नंबर ऑफ किट बनाना स्टार्ट कर देंगी तो उसकी कॉस्ट कम आ जाएगी। कॉस्ट कम आ जाएगी तो आपका खर्चा जो है वो और कम हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिंक करके नंबर ना छुपाते हुए हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर अंकित कुमार जी आपसे है। सर, टेस्टिंग हमको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है, क्या टेस्टिंग की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सके?
देखिए दिशा जी की टेस्टिंग जो है जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये सारी जो भी बातें हुई हैं कि एसिम्टोमेटिक हैं और वो केस फैला ही रहे हैं। और दूसरी चीज अभी मैं जो हमारे सामने आ रही है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में काफी पेशेंट जो एडमिट हो रहे हैं, कोविड पेशेंट, पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जो ये देखा जा रहा है शायद वो 5 दिन पहले किसी को दिखाए थे और वो उस समय एसिम्टोमेटिक थे जी। या उनके पास में किसी को सिम्टम, उनको कोई सिम्टम नहीं था। यंग पेशेंट भी ऐसे आ रहे हैं जो 10वें दिन आ रहे हैं और उनका सैचुरेशन जो भी है, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 84%, 80% ऐसे दिख के आ रहे हैं हमारे पास। शायद हमने अगर उस 10 दिन पहले अगर वो जांच करा ली होती तो हमने अब जो इस पेशेंट को 10 दिन के लिए बीमार ज्यादा कर दिया है वो हम शायद ना करते। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यंग पेशेंट जो आ रहे हैं जो 30 से 40 साल के हैं, ये हमारे पास जो पेशेंट्स एडमिट हुए हैं उनमें से ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि यंग पेशेंट जो एसिम्टोमेटिक थे उनके टेस्ट नहीं हुई और वो 10वें दिन जब बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत ज्यादा बढ़ने लगी और हम अब आके उनकी जांच करा रहे हैं, वो वेंटिलेटर पे भी जाने की नौबत आ जा रही है जी। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमने शायद वो 10 दिन जो गवा दिए हैं और हम उसकी वजह से जान जो हमारी जाने की इससे आ रही है, ये शायद हमने अगर टेस्टिंग पहले कर ली होती तो हम ये शायद ना करके उसका इलाज हम पहले स्टार्ट कर पाते और हम उसको बचा पाते। तो ये बिल्कुल करना जरूरी है। और हम जैसे ये कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग जो है, जब इतने नंबर जो कम्युनिटी में इतने लोग आ रहे हैं जिनमें फैल चुकी है, जब तक हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करेंगे ही नहीं तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि पेशेंट जो हैं वो कौन से पेशेंट है जो दूसरे को फैला रहे हैं। मान लीजिए मैं यंग पेशेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मेरे सिम्टम नहीं है, लेकिन मेरे साथ तो 10 बड़े लोग भी रह रहे हैं, उनके आसपास मैं कहीं जाता हूँ, मैं सामान लेने जा रहा हूँ, मेरे साथ उस कॉलोनी में, उस सोसाइटी में जो 50, 60, 60 के भी लोग आ रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है मान लिए, लेकिन वो 10 लोगों को मैंने फैला दिया और 10 में से अगर 8 की जान जाती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मुझे माना जाए कि सरकार को माना जाए जिसने मुझे टेस्ट करने नहीं दिया और मैंने अनजाने में उन 10 लोगों को बीमारी दे दी। तो ये तो बड़ा ही गड़बड़ और बहुत ही बुरी स्थिति चल रही है सरकार की तरफ से। और आईसीएमआर के जो गाइडलाइंस हैं, मुझे जैसे डॉक्टर राहुल ने कहा कि अगर मुझे HIV का टेस्ट कराना तो मुझे आईसीएमआर की गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मैं को अगर पेशेंट लग रहा है तो मैं टेस्ट होना चाहिए और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं अपना टेस्ट करा सकता हूँ। ये आज ये होना चाहिए कि जो टेस्ट करा सकता है वो टेस्ट कराए, ताकि लोग अपने आप को भी होम क्वारंटाइन कर सकें, पहले से माउंट चले सकें, तो वो हम कर सकें। ये होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये टेस्टिंग तो काफ़ी ज़रूरी है। डॉक्टर ML भट्ट, सवाल मेरा आपसे ये है कि टेस्टिंग तो लोग करवा ले, अगर आईसीएमआर की गाइडलाइन को हटाकर लोग अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं वो करवा ले, लेकिन जो प्राइवेट लैब्स हैं वहाँ पर भी काफ़ी महंगे टेस्ट हैं, तो जो लोग हैं सरकारी अस्पताल में वैसे भी लाइंस लगती है, तो कैसे किया जाएगा कि सर टेस्टिंग जल्दी हो जाए, क्योंकि इतने लोग अफोर्ड कर पाएंगे 4500 रुपीज़, वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। जी जी बिल्कुल, देखिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए टेस्टिंग की निःशुल्क सुविधा पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में स्थापित की गई है और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट लैब्स में भी तमाम हैं जो चार्ज पे कर रहे हैं। इसको लगातार करते रहना है और बढ़ाने देना है। जैसे स्वाइन फ्लू की टेस्टिंग होती है उसी तरीके से इसकी कोरोना की भी टेस्टिंग होती है, तो इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशन लेने होते हैं। और रही बात जो टेस्टिंग पॉपुलेशन की बात है, हम 135 करोड़ की आबादी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 23-24 करोड़ की आबादी की बात करते हैं, तो हमें वास्तव में ये देखना है कि कोई भी सिम्टोमेटिक पेशेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी टेस्टिंग छूट जाए। हमारे देश में विभिन्न आंकड़े आ रहे हैं कि 30% से लेकर 60%, 70% तक एसिम्टोमेटिक हैं। उन एसिम्टोमेटिक की तलाश में जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हमें जुडिशियसली यूटिलाइज करना है, क्योंकि इसको हम जितनी बड़ी संख्या में करते जाएंगे उतनी ही डिमिनिशिंग रिटर्न की बात होगी। तो इसलिए सिम्टोमेटिक पेशेंट या क्लोज कॉन्टैक्ट्स जिन लोगों के पॉजिटिव हैं कोरोना के, उन लोगों को करने की व्यवस्था करनी चाहिए और ये अति आवश्यक है। और इस दृष्टि से पर्याप्त व्यवस्था कुछ 1-2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जहाँ पे की स्थिति बहुत भयावह हो गई है और पूरे प्रदेश में मैं उसकी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस आईसीएमआर के साथ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ हर हफ्ते हम लोग अटेंड करते हैं और हम लोगों को ऐसा पता है कि देखिए उत्तर प्रदेश में कहने के लिए तो आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन 3% पॉजिटिविटी रेट आ रही है, तो इसका मतलब 3 से 5% से कम पॉजिटिव रेट आ रहा है, तो इसका मतलब कि हम पर्याप्त टेस्टिंग कर रहे हैं। पर यहीं पे 25%, 50% पॉजिटिविटी आती, कितने ही टेस्ट
पे तो ये प्रतीत होता कि नहीं, टेस्टिंग को आवश्यकता है बहुत ज़्यादा बढ़ाने की, क्योंकि हो सकता है बहुत से पॉजिटिव मरीज छूट रहे हों। तो ये कितना पॉजिटिविटी है उसके आधार पर। दूसरा, जो कम्युनिटी स्प्रेड की बात है, तो कम्युनिटी स्प्रेड की बात पे तमाम बयान है आईसीएमआर से कि नहीं हुआ है, विशेषज्ञों का कहना है कि हुआ है, लेकिन हमारा एज ए चिकित्सक इस बात को मानना है कि कोई भी मरीज जिसको कि सिम्टम है उसी को किसी तरीके का खतरा है। तमाम लोगों को ये सिम्टोमेटिक कोविड-19 का इन्फेक्शन हो रहा है और वो स्वतः ठीक भी हो जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए न तो कोई जीवन का खतरा है, उसमें पैनिक न करें, आराम पर्याप्त करते रहें, पर्याप्त पानी पीते रहें, पर्याप्त पौष्टिक सुपाच्य भोजन करते रहें। तो इस तरह के अगर, और जो काढ़े हैं, गर्म पानी का प्रयोग करना है, हल्दी का सेवन करना है, गिलोय का काढ़ा करना है, या नीम की पत्ती का सेवन करना है, या एंटीवायरल हैं हमारे लहसुन, अदरक, काली मिर्च का सेवन करना है। तो इन चीज़ों का पूरा देश प्रयोग कर रहा है और इससे तमाम लोग ठीक भी हो रहे हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं या घरों पे हैं। वास्तव में एसिम्प्टोमेटिक को जो भर्ती करने की प्रक्रिया चल रही है कोविड-19 में, ये असाधारण बात है। वो ये असाधारण बात इसलिए है कि कोविड-19 का एसिम्प्टोमेटिक मरीज भी समाज में बीमारी फैला सकता है। तो बीमारी समाज में न फैले इस बात को ध्यान में रखते हुए ही एसिम्प्टोमेटिक लोगों को भर्ती किया जा रहा है। वास्तव में इसकी बिल्कुल ही मेडिकली आवश्यकता नहीं है। अगर होम क्वारंटाइन में, होम आइसोलेशन में मरीज अपने ध्यान को रख सकता है, उसकी देखभाल हो सकती है, तो वास्तव में आवश्यकता हॉस्पिटल में रखने की नहीं है। लेकिन तमाम प्रदेशों में इतनी व्यापक व्यवस्था की गई है बिस्तरों की कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए और लॉकडाउन के मद्देनजर कि पर्याप्त संख्या में बेड अभी भी उपलब्ध है मरीजों के इलाज के लिए। अगर कहीं पे तालमेल की कमी है, जैसे दिल्ली जैसे राज्य में या बॉम्बे में, तो वहाँ पर तालमेल स्थापित करना है शासन प्रशासन चिकित्सा समुदाय के साथ में। वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, लेकिन हर मरीज जो सिम्टोमेटिक है उसका इलाज करना और हर सिम्टोमेटिक की जांच करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी पर मैं जहां तक देख रहा हूं, इस कोविड-19 की लड़ाई को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमारे देश में लड़ा जा रहा है। और पैनिक जो भी वास्तव में इस बीमारी के प्रति आरंभ में बहुत ज़्यादा थी, भयग्रस्त लोग थे, भयाक्रांत वातावरण था, वो पैनिक भी कम हुआ है, चिकित्सकों में भी कम हुआ है, समाज में भी कम हुआ है। ये जानने के बाद कि 97-98% बीमारी माइल्ड नेचर में है, केवल 2% से कम मरीज है जो मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी में जाते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में ये बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है जितना भयाक्रांत वातावरण था। पश्चिमी देशों में, यूरोपियन देशों में 10 से 15% मॉर्टेलिटी थी, वहाँ की स्थिति डिफरेंट थी। हमारे देश की स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। हमें अपनी देश में जो बीमारी की स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी पूरी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाना है। बीमारी अगर और आगे बढ़ती है तो और ज़्यादा बिस्तरों की व्यवस्था करनी होगी। प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल सबको मिल करके करना होगा। जांच भी सरकारी लैब्स, प्राइवेट लैब सबको करना होगा। और जैसे उत्तर प्रदेश में किया गया है कि सभी जिला स्तर पर ट्रू नेट के माध्यम से टेस्टिंग शुरू हुई है, इस व्यवस्था को पूरे देश में हर जिला स्तर पर करने की आवश्यकता है। और अभी आत्मनिर्भर भारत में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लैब टेस्टिंग की व्यवस्था इस कोविड-19 या इस तरह की महामारियों के परिप्रेक्ष्य में इसको ब्लॉक स्तर पर पहुंचाने की आवश्यकता है। और वास्तव में अगर ये महामारी आगे बढ़ती है तो जिला स्तर के बाद ब्लॉक स्तर तक, तहसील स्तर तक पर भी हमें ट्रू नेट की स्थापना करनी होगी। उसमें सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं है, बहुत हाईली टेक्निकल नहीं है। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद इस कार्य को किया जा सकता है और कोविड-19 की महामारी के साथ आसानी से सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर भार्गव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर भट्ट की बातों से, ज्यादातर बातों से सहमत हूँ। अगर हमारे को जो प्राइजेस कॉस्ट अगर रिड्यूस करनी है तो उसका एक ही तरीका है कि हम हमारी जो इंडिजीनियस लैब्स हैं वो प्रोडक्शन स्टार्ट करें किट का। अगर वो किट का प्रोडक्शन कॉस्ट स्टार्ट करेंगी, जो अगर 500 रुपए में अगर किट बनेगी तो 1000 रुपए में टेस्ट हो जाएगा। अभी भी जो किट है 2200 से 2300 रुपए की तो किट ही किट है। और उस किट के ऊपर प्राइवेट वाले अस्पताल वाले अगर 4500 रुपए लेते हैं तो बाकी सब चीजें भी उसमें इंक्लूड होती है। तो आप ये समझिए दिशा जी, बहुत ज्यादा जरूरी है देश की अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कि हमारे पास किट लोकली मैन्युफैक्चर हो। दूसरी चीज, जब हम ज्यादा टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से आइसोलेट कर पाते हैं।
तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 135 करोड़ लोग हैं तो हम कैसे कर पाएंगे। और कम्युनिटी ट्रांसमिशन जब लॉकडाउन नहीं था तब बिल्कुल बनता था कि 135 करोड़ लोगों को टेस्ट करो, मत करो। आज की स्थिति में दिल्ली बॉम्बे जैसी हालत है, गुजरात की जैसी हालत है, नोएडा गाजियाबाद की जैसी हालत है, उसमें हर एसिम्प्टोमेटिक आदमी को टेस्ट करना, जो अपनी स्वेच्छा से, जिसको खांसी जुकाम हुआ, जिसको ये नहीं पता कि वो इन्फ्लुएंजा से हुआ कि स्वाइन फ्लू से हुआ या कोरोना से हुआ, टेस्टिंग हमारे को अलाउ करनी चाहिए। अलाउ करने के साथ में वो घर में बैठ सकता है। 14 दिन क्वारंटाइन होकर R0 जिसे हम कहते हैं, एटलीस्ट 14 दिन में 28 लोगों को तो नहीं फैलाएगा, वो 28 लोग आगे फैलाएंगे। इसी तरीके से कोरोना वायरस फैलता है। तो ट्रेसिंग करके आइसोलेशन करना, टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन का जो मंत्र है वो बहुत अच्छा है और उसी के माध्यम से चल रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबसे ज्यादा जरूरी है दिशा जी, अमेरिका में टेक्सास और फ्लोरिडा में जैसे ही उन्होंने लॉकडाउन खोला वैसे ही चीजें बढ़ने लग गई। हमारे देश में पिछले 10 दिन में 1 तारीख को हमने लॉकडाउन खोला और 10 दिन में हमारे 1 लाख केसेस आ गए और 8,000 का मृत्यु का आंकड़ा पहुंच गया। तो किसी भी कीमत पे दिशा जी हम कितना भी तैयारी कर ले, मैं आपसे लिख के दे रहा हूँ, कितनी भी तैयारी कर लीजिए, 135 करोड़ के देश में आपको जब भी महामारी फैलेगी आपके पास आपकी व्यवस्थाएं कम ही पड़ेंगी। ये लिखित बात है। तो जरूरत इसी बात की है कि हम ऐसे लेवल तक ना पहुंचे कि 100 बेड पे 500 लोग आ जाएं। हमारे को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ में जो हॉट जोन्स हैं, जो रेड जोन्स हैं, उनको लॉकडाउन के बारे में भी करने की बात सोचनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर विनय अग्रवाल जी आपसे है। हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 जो है, जो कोरोना है, वो अब गांव-गांव तक फैल चुका है। सर, गांव में स्वास्थ्य सेवा कितनी बहाल है कि इजीली ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो सके और उन लोगों को भी जल्द से जल्द इलाज मिल सके और इनका टेस्टिंग हो सके? देखिए, अगर हम आज के दिन बॉम्बे और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन करें जी। और अगर देखें कि जो हमारी मेजर 2 सिटीज हैं उनकी स्वास्थ्य सेवा अगर पब्लिक सेक्टर में देखें तो वो चरमरा गई है। और अगर हम उसको कंपेयर करते हैं जहाँ पे कि हम विलेज लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप सोचिए, पिछले 70 साल में हम एक अच्छा सुदृढ़ प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इस देश को नहीं दे पाए और आज यही हालत है। जब हम हर बार जब भी कुछ होता है तो हम ये बात करते हैं कि, और सारी की सारी बातों को हम डॉक्टरों पे डालना चाहते हैं। अब आज भी देखिए, सोचिए, एक बीमार है और एक डॉक्टर है। अनफॉर्चुनेटली उस बीमार का इलाज क्या होना चाहिए, क्या टेस्ट होना चाहिए, वो डॉक्टर नहीं डिसाइड कर रहा, वो पॉलिटिशियन डिसाइड कर रहे हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग डिसाइड कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक डॉक्टर को ये डिसीजन लेना तो होगा कि इसका टेस्ट की जरूरत है या इसके टेस्ट की जरूरत नहीं है। और अगर हम इसी तरीके से ब्लॉक लेवल पे भी जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक कि वहां पर हमारी सरकारें उस ब्लॉक लेवल पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करेंगी तो ये सब कागज पे रहेगा और हम यही बात करते रहेंगे कि हमारे देश में सारी सुविधाएं पूरी हो रही हैं, हमारे प्रदेश में हो रही हैं, हमने इतने बेड अवेलेबल कर दिए। आप दिल्ली में सोचिए कि दिल्ली में कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई। 10,000 बेड पब्लिक में है, 10,000 बेड प्राइवेट में है। प्राइवेट के बेड्स को हमने उड़ाना शुरू कर दिया। आप बताइए, कौन सी सरकारी सेवा फ्री है? हम इनडायरेक्ट पैसे देते हैं उसके लिए। कोई टेस्ट फ्री नहीं है इस देश में। हर टेस्ट के पैसे अगर मैं नहीं देता हूं तो मेरे टैक्सेस देते हैं, बाकी लोग देते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप कंपेयर कर लीजिए। एक गवर्नमेंट अस्पताल को LNJP अस्पताल ले लीजिए। LNJP अस्पताल में जो पर बेड पर डे खर्चा आता है, वो खर्चा सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर मैनेज कर सकता है पर डे पर बेड। इस पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये जरूर कहते हैं प्राइवेट सेवाएं बहुत महंगी है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक टेस्ट बड़ा महंगा है, 4,500 का अगर टेस्ट है उतना ही टेस्ट गवर्नमेंट में भी कॉस्ट करता है। अगर हम वेंटिलेटर 10 लाख का प्राइवेट में लेते हैं, गवर्नमेंट में वही वेंटिलेटर 20 लाख का खरीदा जाता है। वो सेवाएं वहां पर सस्ती नहीं है, लेकिन वहां पर सेवाओं पे इनडायरेक्ट टैक्सेस से हम पे करते हैं। तो मुझे ये कंपैरिजन करना कि फ्री कहाँ है और फ्री कहाँ नहीं है, इसको हमें बंद कर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमको आज के दिन मिलकर इकट्ठा करके और उस कंपोनेंट को, जो कंपोनेंट इस इलाज के लिए बहुत आवश्यक है, डॉक्टर, मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल प्रोफेशनल्स, उन लोगों को आगे लाकर इस लड़ाई में भागीदार बनाना पड़ेगा।
ना कि हमारे वो एयर कंडीशन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हैं या जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं जो कमरों से नहीं निकलते, वो रोज कोई ना कोई दिक्कत दे देते हैं, टिकट देते हैं कि इसको ऐसे करें वैसे करें। और इसीलिए हम इस हालत में पहुंच रहे हैं कि आज जहां पे हम पता ही नहीं लगा पा रहे, आप 11,000 की बात कर रहे हैं रोज की, मैं कहता हूँ ये 20,000 से भी ज्यादा के लोग संख्या है जो रोज निकल रही है। आधे से ज्यादा टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जो टेस्ट हो रहे हैं उसको ज्ञान में नहीं लिया जा रहा, संज्ञान में नहीं लिया जा रहा, बहुत बुरी हालत है। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर अंकित आपसे है। बात करते हैं, अगर हम जब अनलॉक 1 शुरू हुआ है 1 जून से, तो लगातार हर दिन 10,000 से ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं और शायद लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो बाहर सब जैसे जो सरकार है उसने चीज़ें खोल दी है, लेकिन शायद लोग ये समझ रहे हैं कि चीज़ें खुल गई है तो कोरोना भी चला गया है। तो लोगों को शायद ये समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें खुल गई है वो अर्थव्यवस्था के लिए, उनकी ज़िंदगी अभी भी कोरोना से लड़ रही है। बिल्कुल दिशा जी, आपने जैसे बताया कि लोग ये समझ रहे हैं कि अगर अनलॉक जब से हो गया है तो आपने अभी भी देखा होगा कि काफी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। बिल्कुल भीड़ हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कई जगह पे आए थे जहाँ पे भीड़ हो, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया हुआ वहाँ पर भी लोग भीड़ में जा रहे हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट को ही सब कुछ नहीं करना है, पब्लिक की भी ये भागीदारी होनी चाहिए। अगर पब्लिक इसमें भागीदारी नहीं करेगी तो जिस तरह से केसेज अभी आप देखिए, अनलॉक जब से 1 खुला था तो लगभग 6,000 केसेज आ रहे थे और आज हम 13 दिन में हमारा जो है डेली केसेज का संख्या जो बढ़ के 13,000 हो गई है। 6,000 से हमने स्टार्ट डेली होने से स्टार्ट होते होते आज हम 13,000 पे पहुंच गए हुए हैं। तो ये केसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसमें हमें अपने आप को ही संयमित रखना है ना, अदरवाइज जो लोग नहीं समझ रहे हैं चीज को वो अपने और अपने परिवार दोनों के लिए नुकसानदायक साबित होंगे। बिल्कुल। डॉक्टर भार्गव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दिशा जी, जिस प्रकार से अनलॉकडाउन खोला गया उस समय सेंट्रल सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन को पर्याप्त मात्रा में देख के चलना है। तो सबसे बड़ी चीज देखिए, दिल्ली में और गुरुग्राम में कहीं पे भी रेड, ग्रीन, ऑरेंज बताई नहीं, सारी चीजें खोल दी गई। दूसरी चीज, जिस प्रकार से नेताओं के बयानबाजी आई कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से जीना है, तो आम पब्लिक को लगा कि अब तो कोरोना चला गया, ये कुछ नहीं करने वाला हमारा। तो आप देखिए, नंबर 10 दिन में 1 लाख हो गए और 8,000 मौतों का आंकड़ा पहुंच गया। तो जितने विशेषज्ञ ये बात कह रहे हैं कि हमारी मोर्टालिटी कम है, 1-2 महीने रुक जाइए, अब देखिएगा मौत के आंकड़े और नंबर 1 पे धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम कोई डिफरेंट नहीं है, हमारे को ये समझना जरूरी है। तीसरी चीज, जो मास्क पहनने वाली सबसे बड़ी बात थी, अब आप अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए। टेक्सास और फ्लोरिडा में सेकेंड वेव आनी स्टार्ट हो गई, जैसे उन्होंने लॉकडाउन को खोला तो आज वो भी बात कर रहे हैं कि क्या टेक्सास और फ्लोरिडा को दोबारा बंद करके हम देखें कि क्या होता है। क्योंकि हमारे पास व्यवस्था है नहीं जो ऑक्सीजन पे जाएगा, उससे फिर शायद कुछ लोग बच जाते हैं, उनको ऑक्सीजन और प्लाज्मा और रेमडेसिविर मिल जाती, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, बहुत खुश है, 96% लोग ठीक हो जाएंगे, पर मौतें भी तो हो रही हैं, रोज लोग मर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका नंबर कौन काउंट करेगा, ये बताइए ना। तो हमारे को आज बहुत ही सहनशीलता से समझ के, जैसे डॉक्टर विनय ने कहा, डॉक्टरों की टीम नियुक्त करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिटिशियन को इस बैच फ्रंट में होना चाहिए, फोर्थ फ्रंट में IMS और जितने भी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनको बैठ के चर्चा करनी चाहिए और सुननी चाहिए डॉक्टरों की क्या करना है हमें। नहीं, बिल्कुल। आप हम सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और चर्चा हम यही कर रहे हैं कि किस तरह लगातार जो कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उनके लिए हमको टेस्टिंग बढ़ानी है, क्योंकि जब टेस्टिंग बढ़ाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितने लोग संक्रमित हैं और कितने लोग संक्रमित नहीं हैं। और हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल मेरा डॉक्टर विनय अग्रवाल आपसे है कि कोरोना के केस तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे इन केसों को रोका जाएगा कि ये और जल्दी और ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि हम पिछले 10 दिनों से देख रहे हैं लगातार वृद्धि हो रही है कोरोना के केसों में। पहले 6,000 थे तो अब वो 10 से 13,000 तक पहुंच गए हैं। देखिए, हमको बहुत आत्मीयता से और संयम से अब कोरोना से लड़ना है। सीधी बात है, 4 तरीके के केसेस हमारे पास आ रहे हैं। एक ऐसे केसेज हैं जो बहुत माइल्ड सा फ्लू करके आते हैं और उनमें कोरोना पॉजिटिव आता है।
उनको हम आराम से कह सकते हैं कि आप होम क्वारंटाइन कीजिए। उनको समझाया जा सकता है कि होम क्वारंटाइन उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उनको ये भी बताया जा सकता है कि अगर कभी भी ब्रेथलेसनेस वगैरह हो तो आप हॉस्पिटल को इमीडिएटली पहुंचे। दूसरे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कि फीवर के साथ साथ थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस की है, या उनका ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है वो 90 पे या 85 या 86 पे आ रहा है, उन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है। और हमको वो ऑक्सीजन के लिए जितने भी हमने ये सेंटर्स बनाए हैं, चाहे वो हम क्वारंटाइन सेंटर्स बनाएं या हम टाइप 3 और टाइप 4 या टाइप के जो हॉस्पिटल्स हैं, या प्राइमरी और सेकेंडरी केयर जो हॉस्पिटल्स हैं, या आप जब हम बैंक्वेट हॉल की बात करते हैं, वहां पे जहां हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, उन पेशेंट्स को हमको रखना चाहिए। तीसरे ऐसे केसेज हैं जिनकी सीटी फाइंडिंग्स हैं, चाहे जिनके सीटी स्कैन में फाइंडिंग्स आ रही हैं और उनको सीधे ऑक्सीजन से भी ऑक्सीजनेशन लेवल मेंटेन नहीं कर जा रहे, ये वो पेशेंट्स हैं जिनको कि हमें टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में हमें एडमिट कराना चाहिए, ताकि इनको अगर चाहे प्लाज्मा थेरेपी है, चाहे इनको वेंटिलेशन की जरूरत है, चाहे इनको बाईपैप की जरूरत है, या इनके साथ जो इनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो बाकी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के साथ साथ रखा जा सके। इस तरीके का अगर स्क्रीनिंग हमारे एक प्राइमरी डॉक्टर या प्राइमरी हेल्थ वर्कर अगर करता है और सोसाइटी में ये मैसेज अगर जाता है कि घबराने की जरूरत नहीं, इन 4 चीजों का अगर ध्यान रखें तो हम इस बीमारी से अच्छी तरीके से निपट सकते हैं, ऐसा मेरा विचार है। और सरकार को भी इन्हीं चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार को पता है कि पब्लिक सेक्टर में उनके पास टर्शियरी बेड्स कम है, तो उनको अनाउंस करना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी केयर के लिए या लेवल 3 तक की केयर के लिए अस्पताल है, और इसके अलावा जो पर्टिकुलर अस्पताल है उसमें इस अस्पताल में जाएं, एक रेफरल सिस्टम बनाएं। आज हो क्या रहा है कि चाहे वो LNJP हॉस्पिटल हो, चाहे राजीव गांधी अस्पताल हो, उनके बेड बिस्तरों पे भी वो जो फर्स्ट लेवल के या जो प्राइमरी और उसके लोग हैं, वो लोग सारे उन्होंने बेड्स को ऑक्युपाई किया हुआ है। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है उसको हमें ठीक करना पड़ेगा और सुदृढ़ करना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर ML भट्ट, सवाल मेरा आपसे है सर कि लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि गलत रिपोर्ट्स आ रही थी काफ़ी प्राइवेट लैब से। अब जब टेस्टिंग बढ़ा दी जाएगी तो ये एक बड़ी समस्या रहेगी कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए कि जो टेस्टिंग जो गलत आ रही है वो सही रहे, क्योंकि काफ़ी खबरें ऐसी आई थी कि टेस्टिंग गलत आ रही थी। टेस्टिंग में कुछ गलत रिपोर्ट आने की जो खबरें आई थी जी, ये संभव हो सकता है कि एक लैब में टेस्ट किया गया, निगेटिव आया हो, उसी व्यक्ति का दूसरे लैब में टेस्ट किया जाए तो पॉजिटिव है, क्योंकि सैंपल में वो वायरल पार्टिकल्स आए कि नहीं आए उस पर ये डिपेंड करता है, पॉजिटिविटी निगेटिविटी। और फॉल्स निगेटिव की भी इस टेस्ट में संभावना होती है और इन्हीं सब कारणों से होती है। लेकिन जो RT-PCR का मेथड है वो काफ़ी रिलायबल मेथड है और उसमें कोई कमी या खामी ना आए, इसके लिए कुछ हर प्रदेश में एक संस्थान को एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को दी गई है। मैं जानता हूं कि सभी प्रदेशों में 16 संस्थानों को इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है। वहां से लगातार 5 पॉजिटिव 5 निगेटिव, या कहीं से अगर कोई गलत रिपोर्ट आने की खबर आती तो 10 पॉजिटिव या 10 निगेटिव सैंपल्स को मंगा करके और इस एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में रीटेस्टिंग करके कंफर्म किया जाता है कि उनकी रिपोर्ट रिलायबल है कि नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन इस तरह की जो भी टेस्ट होते हैं जिसमें कि सैंपल लेना है थ्रोट से और उस स्वाब में अगर वायरल पार्टिकल आ गए, आज हो सकता है किसी के पास संक्रमण न हो, और क्योंकि 1 से लेकर के 5-6 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड इस वायरस से इन्फेक्शन में होता है, जी, न मल्टीप्लाई किए हों, कल करें रिपीट करें तो हो सकता है कि उसमें वायरल पार्टिकल्स आ जाएं। तो ये फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव की समस्या आ सकती है, लेकिन ये उतनी बृहद समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या है कि इस टेस्ट को हर लैब में जिनके पास गुणवत्ता की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर इसको करने की आवश्यकता है। और जहाँ पर भी विशेषज्ञ इन्वॉल्व हैं और स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो रिएजेंट्स और किट्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारण के लिए ICMR के द्वारा उनको सर्टिफाई किया जाता है वैलिडेशन के लिए। वर्तमान में देश की 16 लैब्स को भी इस वैलिडेशन के लिए अधिकृत कर दिया गया है, ताकि नई भारत में बनी हुई किट्स या इवन 12 की मंगाई हुई किट्स जो US FDA या यूरोपियन FDA से अप्रूव्ड नहीं है, उनको वैलिडेट करके अप्रूवल। जी बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर भार्गव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मैं डॉक्टर विनय अग्रवाल जी की बात थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, आपने पूछा कैसे
हमें इलाज करना है, उसमें दो बातें और जोड़ना चाहेंगे कि जो लोग सिक है, अब आप छोड़ दीजिए एसिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक को छोड़ दीजिए, जो बहुत ज्यादा सिक है और जिनको दवाई और बच सकते हैं इनमें से भी, तो इनको एक प्लाज्मा की आवश्यकता सबसे ज्यादा है कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की जो बात चल रही है उसके लिए जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं उसकी रजिस्ट्री बनाई जाए, उस रजिस्ट्री के साथ में उनका ब्लड ग्रुप ऐड किया जाए कि अगर किसी को जरूरत है तो प्लाज्मा दिया जाए। उसके निष्कर्ष अच्छे हैं। आईसीएमआर को आगे इसकी गाइडलाइंस को स्ट्रिंजेंट ना करते हुए लिबरल करना जरूरी है। सारी जगहों पे कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा अवेलेबल होना चाहिए और देने की नियुक्ति होनी चाहिए। दूसरी चीज, रेमडेसिविर जो बहुत दिनों से बातें चल रही हैं कि ये एक दवाई अच्छी है और मॉडरेट कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों पे काम करती है, उसकी भी हमारे को जल्द से जल्द देश में प्रोडक्शन बढ़ा के आगे चलने का काम करना चाहिए। ये दो चीजों से हो सकता है मोर्टेलिटी को हम 0.5% पे या 0.2% पे ले आए तो लोग घबराएंगे नहीं। लोगों को घबराहट सिर्फ इस बात की है कि ऐसा ना हो कि 40-42 साल की उम्र में कोरोना हो और मैं मर जाऊं। अगर मेरे पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं लड़ने के लिए, मैं वो दवाइयां दे सकता हूं, तो मुझे उसको बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की गाइडलाइंस को लिबरल करना और रेमडेसिविर नामक दवाई जो है उसका देश में प्रोडक्शन स्टार्ट करना अति शीघ्र आवश्यकता है। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अंकित कुमार सर, सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह दिल्ली में लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं और इतने मरीज बढ़ गए हैं कि बेड्स कम पड़ गए हैं और इसी इलाज के अभाव में उनकी मौत हो जा रही है, सर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रणाली को दुरुस्त करने की जरूरत है यहाँ पर। बिल्कुल दिशा जी, बेड्स तो काफी कम पड़ गए हैं जी। और हम भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी जब कोविड के पेशेंट्स हमने रखना स्टार्ट किया तो 2 से 3 दिन में हमारे लगभग 80% से 90% बेड भर गए हैं। तो केसेस कम नहीं हैं, पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर में केसेस बहुत ज्यादा हैं और अभी तो हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं उनमें से मैक्सिमम ऐसे हैं जो हम ये कह रहे थे कि जो हम अगर 4 कैटेगरी अगर हमने बांट रखी हो, मॉडरेट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, तो जनरली जो भी आ रहे हैं वो सीवियर और वेरी सीवियर कैटेगरी में ही हमारे पास में आ रहे हैं। माइल्ड मॉडरेट बहुत कम है और ओपीडी में भी हम लोग ये देख रहे हैं कि काफी ढेर सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका सैचुरेशन जो हम ऑक्सीजन का लेवल है वो जनरली कफ फीवर के साथ साथ में उनकी ऑक्सीजन की मात्रा भी काफी कम है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी बेड की आवश्यकता है क्योंकि हम उनको ऑक्सीजन के साथ में घर पे नहीं भेज सकते हैं। तो और इनको अगर देखा जाए तो ये सारे लोग जो हैं वो आपको उनको अगर हम एडमिट करना स्टार्ट करें तो हमारे पूरे हॉस्पिटल की भी क्षमता कम पड़ जाएगी। कोविड बेड की तो बात छोड़ दीजिए, तो बेड बहुत ज्यादा नहीं अवेलेबल हैं। इसके हमें किसी भी हाल में बेड बढ़ाने के लिए और बाकी जो जरूरी दवाइयां हैं जैसे डॉक्टर भार्गव ने कहा रेमडेसिविर है और कुछ दवाइयां और है जैसे टोसिलिजुमैब है, फेविपिराविर है, ये सारी दवाइयां हैं। कुछ दवाइयां जो अभी अवेलेबल, टोसिलिजुमैब भी इतनी फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं हो पा रही है, उसको भी हमें करना चाहिए। कुछ दवाइयां जो अभी भारतीय कंपनियों ने स्टार्ट कर दिया है, रेमडेसिविर जो है सिप्ला जैसी कंपनी बनाना स्टार्ट कर रही है, फेविपिराविर जो है वो ग्लेनमार्क जैसी कंपनी भी बना रही है, लेकिन उसकी भी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाई है। तो ये सारी ऑल्दो जो अभी टेस्टिंग फेज में ही है ड्रग्स हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ पेशेंट्स को इनको काफी लाभदायक सिद्ध हो रही हैं। तो इनकी भी आवश्यकता है कि ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो ताकि हम जो सीवियर और वेरी सीवियर पेशेंट्स हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है उनको हम दे सकें। बिल्कुल सर, सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने ये फैसला लिया था कि दिल्ली के हॉस्पिटल में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही इलाज होगा, जो बाद में राज्यपाल ने बदल दिया था। लेकिन सर सवाल अब ये है कि क्योंकि दिल्ली में बेड्स की कमी हो रही है अब, तो क्या कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो ये फैसला था वो सही था क्या? देखिए मैडम, फैसला लेने के लिए मैं तो इसमें यही कहूंगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनली इस चीज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं बैठती है। अगर हम एक हैं, हम भारतवर्ष के हैं, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम दिल्ली के नागरिक नहीं है, हम यूपी के नागरिक नहीं है, हम किसी और के नागरिक नहीं है, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। और भारतवर्ष के नागरिक चाहे वो कश्मीर में हो चाहे कन्याकुमारी में हो, वो जहां भी जा चाहे वो अपना इलाज करा सकता है अगर वो
अफोर्ड कर सकता है और उसको अगर जल्दी मिल रही है तो ये तो फैसला मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। और आप किसी भी डॉक्टर से या किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा, जो भारतीय व्यक्ति से पूछिएगा, वो इस चीज को नकार देगा कि नहीं ये गलत है। हम अगर मैं अभी गाजियाबाद में अपने पेशेंट देख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास में आधे से ज्यादा दिल्ली के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो क्या मैं उन्हें मना कर दूंगा कि आप दिल्ली के लोग मुझे नहीं ले रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत था। दिशा जी, मैं एक और मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल सर। हाँ, मेरा ये कहना है कि देखिए, मेरा दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि पॉलिटिकल बयानबाजी से हट उनको चाहिए कि आज उनके पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं वो 40% ऑक्यूपाइड हैं जी, और जो प्राइवेट सेक्टर के बेड्स हैं वो 110% ऑक्यूपाइड हैं। ना इस फिगर को देखते हुए क्यों उनके पब्लिक सेक्टर के बेड्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है और वो भरे नहीं है, उसके लिए उनको अपना ध्यान उन बेड्स पे केंद्रित करना चाहिए ताकि उन पे वो सुविधाएं दें जिससे कि पेशेंट वहां पे कंफर्टेबल रह सके, उनका इलाज शीघ्र हो और अच्छे तरीके से हो। इसको छोड़कर ये देखते हुए आप लोगों ने दिखाया पिछले 2-3 दिन में जो हालत है इन हॉस्पिटल्स की, मुझे लगता है सरकार को अब उस पे, और अभी ये 10-15 दिन की बात नहीं है, 2-3 महीने की लड़ाई है, 3 महीने 4 महीने कब तक चलती। बिल्कुल सर। सरकार को पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए उन अस्पतालों को, उनकी फैसिलिटीज को सुदृढ़ करें, ना कि लगाम लगाना शुरू करें प्राइवेट सेक्टर पे, ना कि लगाम लगाना शुरू करें कि हर अस्पताल ये करेगा। आप देखिए 43 हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, अब तक सिर्फ 6 हॉस्पिटल उन्होंने कोविड घोषित किए हैं। उन 6 हॉस्पिटल में भी जो कोविड घोषित किए हैं उसमें भी सिर्फ 41%, कहीं पर 30% ऑक्यूपेंसी है। ऐसा क्यों है? आप पेड और फ्री बेड की अगर हम बात करते हैं तो मैं भी फ्री बेड पे जाना चाहूंगा अगर वहां पर अच्छी सुविधाएं हैं। इसका मतलब अगर गरीब आदमी भी वहां जाने को तैयार नहीं है, इसका मतलब वहां बेसिक सुविधाएं भी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। तो सरकार को अपना ध्यान उस तरफ केंद्रित करना चाहिए। मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है उनसे कि अपना ध्यान इस चीज पर केंद्रित करें, अगले हफ्ते 10 दिन में सारी एनर्जी को लगाएं और दिल्ली और आसपास के पब्लिक सेक्टर के जो बेड्स हैं उनको उनमें फैसिलिटीज बढ़ाएं और उनकी जो व्यवस्था हो सकती है उस पर ध्यान दें। मुझे लगता है वही एक अपने प्रदेश की अच्छी सेवा होगी, ना कि ये कहना कि इस प्रदेश से उधर ना जाएं, उधर से इधर ना जाएं, ये सब इधर लॉकबंदी हो, उधर बॉर्डर सील हो, सबकी अब जरूरत नहीं। बिल्कुल सर, वक्त की कमी है, इसलिए डॉक्टर राहुल भार्गव जी एक छोटा सा कमेंट आप बता दीजिए। इसमें एक और चीज ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दिशा जी, जो नॉन कोविड पेशेंट है, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है, जिनका लिवर ट्रांसप्लांट होना है, जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर आप सारे, जैसे विनय अग्रवाल जी ने कहा कि सारे प्राइवेट अस्पतालों को अगर आप सिर्फ कोविड से भर देंगे तो जो स्पेशलाइज काम होता है, बहुत जगह पे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, कैंसर पेशेंट है, वो कहाँ जाएंगे? एक बहुत बड़ी समस्या नॉन कोविड पेशेंट के लिए भी आ रही है। सरकार हम सब कोविड कर रहे हैं, बट ऐसा ना हो कि स्टेज 1 का कैंसर कोविड के रहते रहते स्टेज 4 में हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। तो हमारे को दोनों को लेके साथ चलना जरूरी है। जैसे जान और जहान दोनों है, वैसे कोविड और नॉन कोविड दोनों को साथ रख के आवश्यक उनका है कि उनका भी इलाज हम प्रॉपर टाइम पे करें। बिल्कुल सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारी चर्चा इसी पर थी कि किस तरह से जो कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद टेस्टिंग भी हमें बढ़ानी है, जान और जहान भी बचाना है, कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए भी हमें इंतजाम करने हैं। और मुद्दा में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।